गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कल मैं मॉर्निंग मोटिवेशन में नहीं आ पाया, उसके पीछे कारण आप सभी को मालूम होगा कि मैं दिल्ली से मुंबई ट्रेवल कर रहा था। दरअसल मैं जो है संडे के दिन जो है मैं निकला था दिल्ली के लिए। तो दिल्ली एनसीआर में दरअसल एक मैरिज थी और वो मैरिज जो है भारती की कजिन सिस्टर की थी। भारती की सिस्टर जो है शेल, जो उनकी कजिन सिस्टर हैं, वो यूएसए के अंदर जो है इंजीनियर है। बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने बी किया इंडिया से, उसके बाद उन्होंने मास्टर्स किया उन्होंने अमेरिका से, बफेलो यूनिवर्सिटी यूएसए से। और उनके जो 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 जिनसे उनकी मैरिज हुई है ऋषभ, वो भी जो है वो बफेलो यूनिवर्सिटी से उन्होंने भी जो है वो मास्टर्स किया हुआ है। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो यूएसए के अंदर ही सेटल्ड है और किसी बड़ी फर्म में जो है वो बिजनेस एनालिस्ट और टेक्निकल बैकग्राउंड में कुछ होता होगा काम, उसमें वो काम कर रहे हैं। तो उनका वो मैरिज रिसेप्शन था और वो शेल जो है वो मतलब मेरे से भी उनकी काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन है, भारती से भी इनका काफ़ी क्लोज वो रिलेशनशिप है, तो जाना बहुत ज़रूरी था। तो हम लोग वहाँ गए थे। उसमें मैंने एक बात गौर की कि दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है वो उसकी रोड्स वगैरह, उसका जो जितना जो उसका ट्रैफिक सिस्टम है वो मुंबई से मच बेटर लगा मुझे। शायद जगह ज़्यादा है वहाँ पर इसलिए, और लगता ही नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट से जो है कौशाम्बी काफ़ी दूर है, लेकिन ऐसा लगा कि 45-50 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गए। पर ट्रैफिक एकदम चलता हुआ मिला, मतलब तो एकदम जैसे होता है ब्रॉड चौड़ी सड़कें, और जो बिल्कुल जो अमेरिका वगैरह में आप जैसा सिस्टम हम लोगों ने देखे हुए यूएसए के अंदर, बिल्कुल वैसा ही सिस्टम एनसीआर के अंदर बना हुआ है। खैर अच्छी बात है, सड़कें काफ़ी डेवलप्ड हो रही हैं और ट्रैफिक व्यवस्था सुधर रही है। और वो जो गाजियाबाद का जो एरिया है वो बेसिकली किस में आता है, ये आता है यूपी के अंदर आता है वो, और वहाँ पे योगी गवर्नमेंट है एक्चुअली। खैर, तो ये तो मैंने आपको बताया कि मैं मैरिज फंक्शन में गया हुआ था एक, और हालांकि बहुत हैक्टिक सफ़र था हम लोगों का कि जैसे संडे को गए हम लोग और जो है मंडे को वापस आ गए। सिर्फ मतलब पहुंचे होंगे 2-3 बजे तक वहाँ पहुंचे होंगे, मतलब जो भी ट्रेवल का टाइम था उसके अकॉर्डिंग। फिर वहाँ गए, होटल में चेक इन किया, रात को फंक्शन अटेंड किया, फिर सुबह फिर फ्लाइट पकड़ के वापस मुंबई आ गए, क्योंकि काम बहुत है मुंबई में, भारती को भी ऑफिस जाना होता है। तो मंडे को फिर हम लोग जो है वो मुंबई आ गए। एक कहानी जो मैं आपको आज बताऊंगा मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने इस सफ़र के दौरान ही जो है वो किसी वहाँ पे जो मैगजीन्स होती हैं, कहीं किसी होटल में शायद कोई मैगजीन थी, उसमें मैंने वो स्टोरी को पढ़ा और बड़ी अच्छी स्टोरी मुझे लगी। एक बच्चा होता है, उसको वो हमेशा हर गर्मी की छुट्टी में जो है, पहले के ज़माने में लोग बहुत किया करते थे ऐसा, आजकल थोड़ा ट्रेंड बदल रहा है धीमे धीमे। वो ये था कि हमेशा जब भी स्कूल में गर्मी की छुट्टी लगेगी ना, तो बच्चे जो है वो नानी के घर जाया करते थे। नानी के घर, दादी के घर तो क्या, दादी की साथ ही रहती थी, अधिकांश परिवारों में दादी साथ में ही रहा करती थी, इसलिए नानी के घर जाने का बहुत प्रचलन था। मामा के घर जाने का, नानी के घर जाने का, मौसी के घर जाने का, है ना। बच्चों का एक बड़ा उनको एकदम वो उत्साहित हो जाते हैं कि भाई नानी के घर जाना है हमको। तो एक बच्चा, छोटा बच्चा था, वो हर साल गर्मी की छुट्टी में जो है वो नानी के घर जाया करता था। मम्मी पापा उसको साथ लेके जाएंगे और बच्चा पूरा महीना भर वहीं रुकेगा। गर्मी की छुट्टियां खत्म, स्कूल चालू, बच्चे वापस अपना स्कूल की लाइफ में लग जाया करते थे। आजकल बड़ा खराब पैटर्न हुआ है ये कि अप्रैल में भी स्कूल लगाते हैं, मतलब गर्मी की छुट्टी भी जो है ना वो ऐसे बांट दी उन्होंने, जो मतलब नया सेशन शुरू करने के बाद फिर छुट्टी मिलती है, जो मैं समहाउ अच्छा नहीं मानता उसको मैं बहुत, क्योंकि वो नया सेशन शुरू होने के बाद जो छुट्टी मिलती है ना, बेसिकली वो स्कूल का फीस बटोरने का तरीका है वो, कि भैया ये नए सेशन में बच्चा आएगा, एडमिशन करा लेगा, फीस दे जाएगा, फिर गर्मी की छुट्टी मनाते रहो, हमारी फीस डूबेगी नहीं कम से कम। ये स्कूल ने वो पैटर्न को चेंज कराया है। लेकिन पहले हम लोगों के समय में जो है वो जैसे एग्जाम हुए उसके, तो मई जून की 2 महीने की लगातार गर्मी की छुट्टियां हुआ करती, 2 महीने लगातार गर्मी की छुट्टियां हुआ करती। और उसमें स्कूल आपको बहुत सारी चीजें दे देता था कि आप ये काम भी सीखना, इस दौरान ये भी सीखना, है ना, पोट्री का काम सीखना, ये सीखना, तो बड़ा मजा आया करता था। तो कहानी ये थी कि वो बच्चा हर साल जो है वो गर्मी की छुट्टी में अपनी नानी के घर जाया करता था। अब धीमे धीमे साल गुजरते गए, बच्चा जो है 13 साल का हो गया बच्चा, ठीक है, मतलब होता ना 18, 13, 14, अगर टीनेजर हो गया, 12-13 साल का रहा होगा बच्चा वो। तो एक दिन वो अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी मुझे नानी के घर जाना है, मेरी पूरे 1 वीक की स्कूल की छुट्टी है और मुझे नानी के घर जाना है। तो मम्मी बोलती नहीं बेटा, है ना, अभी पापा का बहुत काम है और पापा नहीं जा पाएंगे अभी, और अभी नहीं, अपन बाद में लंबी छुट्टियों में चलेंगे। बोलता नहीं मम्मा मुझे जाना है।
मुझे नानी के घर जाना है, बस जाना है तो जाना है। बच्चा जिद पकड़ लेता है। मम्मी पापा बहुत समझाते कि भाई अभी नानी के घर मत जाओ, हम तुमको बाद में ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन फाइनली फिर क्या होता है, फिर मम्मी पापा कहते हैं चलो ठीक है तुम चले जाना। क्या तुम मतलब तो बच्चा बोलता नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त और है, मैं जाऊँगा और अकेले जाऊँगा। मतलब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं अकेले जाऊँगा और आप लोग मुझे रोकना नहीं, मुझे भी सीखना है कि कैसे हम, तो उससे फिर मुझे को आप पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। पापा को छुट्टी मिले चाहे ना मिले, आप कुछ करें चाहे ना करें, मैं कम से कम अकेला मामा के घर और नानी के घर जा पाऊंगा। मम्मी पापा बहुत समझाते कि बेटा मत, अभी तुम छोटे हो, तभी तुम 13 ही साल के हो, तुम नहीं कर पाओगे बेटा मैनेज, है ना। नहीं नहीं मम्मा मैं जाऊँगा, मैं बड़ा हो गया हूँ टाइप से वो जिद करता है, ठीक है। अब मम्मी पापा वो समझाते हैं, फिर बोलते हैं चलो ठीक है अब तुम जाना ही है तो तुम चले जाओ, हम तुमको ट्रेन का टिकट करा देते हैं, ट्रेन में तुमको हम बैठा देंगे तुमको, ठीक है। और कोई दिक्कत होगी तो हमें फ़ोन कर देना, ठीक है ना। वो बात तय हो जाती है, बच्चे का ट्रेन का टिकट कर दिया जाता है, बच्चे को मम्मी पापा जाते हैं और ट्रेन में बिठा देते हैं। पापा उसके जो है वो जो है उसको बोलते हैं कि देख बेटा एक लिफाफा, एक एनवेलप मैं तेरे को दे रहा हूँ, जब तुझे डर लगे, तुझे ऐसा लगे कि तू घबराहट होने लगे, तुझे डर लगे तुझे सफ़र के दौरान, तो ये लिफाफा खोलकर देख लेना एक बार, एक एनवेलप है इसे खोलकर देख लेना, उसके पहले मत देखना, प्रॉमिस कर पक्का वाला। बच्चा बोलता पक्का वाला प्रॉमिस पापा, जब डर लगेगा मुझे तो ही मैं एनवेलप खोलूंगा, अदरवाइज मैं एनवेलप नहीं खोलूंगा, और पता है मैं डरूंगा नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ। पापा कहते ठीक है जाओ ना, एनवेलप देते हैं उसको, सफ़र चालू होता है। ट्रेन का सफ़र होता है 7-8 घंटे का लंबा सफ़र होता है। तो ट्रेन आगे निकलती है, बच्चा जो है खिड़की से बाहर देखता है, विंडो से बाहर देखता है कि सारे ट्री पीछे की ओर दौड़ रहे हैं, है ना। और शहर पूरा छूट चुका है, जंगलों का एरिया आ गया है ट्रेन से, खिड़की से झाँक के देखता है और उसके आसपास कुछ लोग बैठे होते हैं। और सफ़र के दौरान जहाँ जहाँ स्टेशन आते हैं लोग बदलते चले जाते हैं। अब वो ट्रेन उसके घर से बाहर निकल चुकी है, थोड़ा छोड़ चुकी है शहर को, है ना, जंगल में पहुंच चुकी है। अचानक से 2 आदमी उसके सामने आकर बैठते हैं जो थोड़े से डरावने से दिखते हैं, मतलब थोड़े से क्रिमिनल टाइप के दिखाई पड़ते हैं। तो उन्हें देखकर वो उसे घूर भी रहे होते हैं, लड़के को गौर से देख भी रहे होते हैं वो कि इसका बच्चा अकेला है, कोई पेरेंट्स है कि नहीं है। तो वो थोड़ा डर जाता है बच्चा, थोड़ा बहुत डर जाता है बच्चा, कोशिश करता है उन्हें अवॉइड करने की, खिड़की से बाहर देखता है, इधर देखता है उधर देखता है, उनके सामने नहीं दिखता। लेकिन वो चूंकि सामने की सीट पर ही बैठे हैं, बार बार उनसे सामना नजरें मिल जाती हैं, बार बार उनको देख लेता है वो। ट्रेन में सब सीटें भरी हुई हैं, ऐसा भी नहीं कि सीट उठ के कोई दूसरी चेंज कर लो। तो बच्चा थोड़ा डरने लगता है, उसे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बम लेके आ रहे हो, कोई क्रिमिनल हो, कुछ हो तो ताकि कोई इशू हो जाए। तो वो बच्चा डर रहा होता है, उसके मन में डर होता है। फिर उसको याद आती है कि पापा ने कहा था कि इनवेलप खोल कर देख लेना। तो वो फिर इनवेलप खोल कर देखता है। इनवेलप में एक चिट्ठी मिलती है, चिट्ठी में लिखा होता है बेटा बिल्कुल मत घबराना, बाजू वाली ट्रेन के डब्बे में मैंने भी बुकिंग करा रखी है, तू पहली बार अकेला जा रहा है इसलिए मैं तेरे को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तो दूसरे डब्बे में मैं बैठा हुआ हूँ, तो आराम से बैठा रहे, चिंता वाली कोई बात नहीं है। बच्चा चिट्ठी पढ़ता है, पैक करता है, रख देता है, और अब डर उसका चला जाता है। अब वो नहीं डरता, उसे मालूम है मेरे पापा बैठे बाजू वाले ट्रेन के डब्बे में, और वो कोई दिक्कत होगी तो मेरे पापा को मैं आवाज दूंगा, पापा मेरे आ जाएंगे, बुला लूंगा उनको, बाजू के डब्बे में बैठे मेरे पापा। डर पूरा गायब हो जाता है उसका। अब पूरे सफर में उसको डर नहीं लगता है। और मजे की बात तो यह है कि उसके पापा डब्बे में होते नहीं है, सिर्फ चिट्ठी होती है। भरोसा होता है कि बाजू के डब्बे में पापा बैठे हुए हैं। वो बच्चा अपने मंजिल तक पहुंच जाता है, वहां उसके मामा उसे रिसीव कर रहे आते हैं, घर लेके चले जाते हैं, बात खत्म। आप बोलोगे इस कहानी से क्या सीखने मिला? दरअसल क्या होता है कि हम सब जिंदगी के सफर में हैं, वी ऑल, और हमारी लाइफ की जर्नी चल रही है, ठीक है। हम अकेले हैं सब। हमको लगता है कि ये मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, ये मेरे आगे, ये मेरे पीछे, नहीं, कोई कहीं नहीं है, ठीक है। आपका जब जन्म हुआ तब आप अकेले थे, जब व्यक्ति की मृत्यु होती, व्यक्ति अकेला होता है। अकेले ही हम इस सफर पर निकल चले। यह है कि हमको लोगों ने जो है वो संभाला है, हमको ध्यान दिया लोगों ने, हमें ज्ञान दिया लोगों ने, हमें बहुत लोग साथ में जुड़ेंगे हमारे, लेकिन हम जीवन के सफर में अकेले होते हैं, लगातार चल रहे होते हैं। इस सफर के दौरान कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि डराने से, वो 2 लोग आ गए थे डराने वाले, डर लग रहा था उनसे। कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है जहां हमें डर लग रहा होता है, जहां पर हम घबरा रहे होते हैं, जहां पर हमको लगता है कि पता नहीं क्या होगा आगे। हम सब छोड़कर जो है हमारा फोकस उस डर की तरफ बढ़ जाता है। तब याद रखना, बाजू वाले डब्बे में
जैसे उसके पापा बैठे थे ना, ऐसी परमात्मा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जो आप बोले उसको, माने चाहे ना माने, आप सुपर पावर बोल दें उसको, आप डिवाइन पावर बोल दें उसको, आप नेचर बोल दें उसको, आप ठीक है, अल्लाह बोल दें उसको, आप राम बोल दें उसको, आप रहीम बोल दें, आप ईसा मसीह बोल दें, आप जो बोल रहा है, गॉड बोल दें, आप जो बोल रहा है वो बोल दो। तुम बाजू के डब्बे में बैठा हुआ है, उसने चिट्ठी दे रखी तुमको, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करना, डरना मत, तुम सफर में अकेले नहीं हो। जो जेन्युइनली तुम्हारे साथ है वो है शुरू से लेके अंत तक, जो साथ तुम्हारे, वो है डिवाइन पावर। इसीलिए मैं कहता हूं कि आस्तिक होना कोई बुरी बात बिल्कुल नहीं है, पर धर्म के लिए लड़ना बुरी बात है। आस्तिक होने का मतलब है कि मेरा बिलीफ है कि देयर मस्ट बी समथिंग, समवन जो मेरे लिए प्रेजेंट है, जो मेरे लिए सोच रहा है। वो यूनिवर्स हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट देयर इज समवन, वो सोच रहा है, वो तुमको गढ़ने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे डर को भगाने की कोशिश कर रहा है, पर तुम्हें उस पर यकीन रखना पड़ेगा कि हाँ, बाजू वाली बोगी में पापा बैठे हुए हैं, बाजू वाली बोगी में है कोई, ये तुम्हें यकीन रखना पड़ेगा। तो तुम्हारा डर सारा काफुर हो जाएगा, भाग जाएगा डर तुम्हारा। इसीलिए कभी मुश्किल वक्त हो, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि कारण यह है कि जैसे हम सफर पर निकल पड़े हैं ना, जिस बच्चे के समान, वैसे ही जो है वो आप समझ लो कि जैसे उसके पापा बैठे होते हैं, वैसे ही परमात्मा बैठा हुआ हमेशा तुम्हारे साथ में, वो हमेशा बाजू के डब्बे में बैठा हुआ है। ठीक है, आपको यकीन होना चाहिए कि आप कॉल करोगे वो आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि वक्त बदलते रहते हैं बेटा, समय बदलता चला जाता है। ठीक है, हमको कभी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, हमेशा हिम्मत बनाए रखना चाहिए। नाविद की कहानी, जैसे आज जो है वो आपने देखा बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन में, नाविद एक जम्मू कश्मीर का बच्चा है जिसने जो है आज के 3 साल पहले उसने बायोमेंटस क्लिनिकल पैथोलॉजी खोला। उसने मुझे फोन करके बताया, सर मैं आपके नाम से एक पैथोलॉजी खोल रहा हूँ, मेरे फोटो वोटो भी लगा रखे, तो उसने मुझे भेजा भी, तो उसने फोटो, उसने मुझसे कई बार उसने गाइडेंस भी लिया बीच में, कुछ जब कोविड का इशू आया तब भी उनके वहाँ से लैब से फोन आया करते थे। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसने कश्मीर के अंदर बाकायदा श्रीनगर में उसने एक पैथोलॉजी लैब खोली उसने। अब चूंकि डॉक्टर्स का बड़ा इशू होता है तो उसने फिर उसने सोचा मैं खुद ही डॉक्टर बनूंगा, नीट की तैयारी शुरू की उसने। एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, लेकिन फाइनली जब उसने मेहनत किया उसने, तो अभी वो एम्स के अंदर पहुंच गया, वो एम्स देवगढ़ में वो उसका सिलेक्शन हुआ है और एम्स वो ज्वाइन कर रहा है जाके। बहुत खुशी मिलती है बच्चों को देखता हूँ स्ट्रगल करके, मतलब ये वो, और वो बच्चा ऐसा है कि सोचिए कि उसके पास में इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं था, तो कैसे पढ़ा बायोमेंटस है। उसका दोस्त किसी रेलवे स्टेशन के वाईफाई का यूज करके लेक्चर्स को डाउनलोड करता था यूट्यूब से, पेन ड्राइव में लेके आए, जब जैसे इंटरनेट हटा उसके बाद वो ऑनलाइन टेस्ट वो सब दिया उन्होंने, और फाइनली वो जो है वो सिलेक्ट हुआ। वो मैं कहता हूँ मेरा उसमें कोई बड़ा योगदान नहीं, नाविद ने खुद ही मेहनत की, खुद ही जुनूनी बच्चा है। वो एक दिन जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। वो इतना साहस है उस बच्चे में, जब उससे बात करता हूँ तो लगता है कोई बंदा ऐसा जिसके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी, उससे मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे बच्चे मुझे भी इंस्पायर करते हैं, ऐसे कमांडोज मुझे भी इंस्पायर करते हैं। कभी अभी हाल ही में मुझे एक बड़ी मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी एचटेक कंपनी ने मुझे अप्रोच किया, 3 महीने से बात चल रही थी उनसे हमारी। दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफ बायोमेंटस, कि बायोमेंटस को मर्जर करना चाहते हैं, मतलब परचेस कर लेंगे पूरा बायोमेंटस और उनका ब्रांड बना के उसको रीलॉन्च करेंगे। उनका बोलना है सर कि इट इज हैविंग इमेंस पोटेंशियल और बढ़िया कर सकता है ब्रांड के। और वो जो कंपनी है वो नीट में जो है वो फेल कंपनी है ना, बड़ी एचटेक कंपनी, पर नीट में उनका कोई बड़ा नाम नहीं है, तो वो नीट के डोमेन के लिए बायोमेंटस में इंटरेस्टेड थे। बात किया हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने, मैंने मुझसे बोले सर देखिए बाकी डिसीजन आपका होगा पर आप सुन लीजिए उनकी बात। तो मैं कुछ नहीं बोला, चलता रहा। फाइनली जब उन्होंने बहुत अच्छा ऑफर दिया उसके बाद पे कंफ्यूज था मैं, सच बोल रहा हूँ आपसे दिल से। मैं अपनी वाइफ से बोला, उन्होंने बोला तुम सोचो, तुम्हारा कॉस्ट तुमने शुरू किया, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बहुत कॉन्शियस माइंड के साथ सारे बच्चों के व्यू पॉइंट को देखा। मैंने टेस्टिमोनियल्स मंगाए इसीलिए थे आपसे, जो गिव अवे कॉन्टेस्ट के टेस्टिमोनियल मैंने मंगाए थे सिर्फ आपको जानने के लिए मंगाए थे, और उन टेस्टिमोनियल ने मेरे दिल के अंदर के तार हिला दिए पूरे। उन बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, पढ़ रहे हैं बायोमेंटस, उन्होंने टेस्टिमोनियल भेजे। उन बच्चों की बातें सुनकर, उनके व्यू पॉइंट सुनकर जो है मेरे अंदर के दिल के तार हिल गए। मेरे लिए वो डील अब नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है, मैं कभी नहीं बेचूंगा। I never go for merger and acquisition of Biomentus, never in life,
जाऊंगा कभी इसको बेचूंगा, ना कोई फंडिंग लूंगा किससे। फंडिंग लेने का मतलब है कोई खोपड़ी पाके बैठ गया आपके, बोलेगा कि अब इससे हाकेगा मुझे कि ऐसे कर, चल अब इसको ऐसे कर इसको। मैंने कहा मैं दोनों काम नहीं करूंगा। बच्चों का ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चे बच्चे हैं, बच्चों के कारण सब कुछ है, तो बच्चे ही हैं, मतलब उनका ही भरोसा है। अब हमको नहीं, हम इस रेड रेस से बाहर हैं, क्योंकि हमको मालूम है बाजू वाले डब्बे में परमात्मा बैठा हुआ। मेरे को कोई भी जरूरत पड़ेगी, ईश्वर है मेरा साथ देने के लिए, बच्चे हैं मेरे साथ में, उनकी दुआएं हैं मेरे साथ में। तो मुझे वो कभी अब मेरे मन से वो चीज़ निकल गया। मतलब एक बहुत बड़ा लालच जो मेरे को कभी अट्रैक्ट कर सकता था, वो मेरे को आप लोगों के टेस्टिमोनियल्स ने ख़त्म कर दिया। थैंक यू वेरी मच कि मुझे सही राह पर रखने के लिए, सही दिशा बताने के लिए कि सर आपको क्या करना चाहिए। देखो, इंसान को कभी भी किसी भी लेवल पर लालच आ सकता है, पर तुम जैसे जो लोग जुड़े होंगे ना, अच्छे इंटेंशन वाले लोग जुड़े होंगे, तो मुझे ऐसा लगेगा हमेशा कि मुझे सही पथ पर चलते जा रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स बायोमेंटर्स कम्स विद ए फीस, कि जिसमें एक सब्सक्रिप्शन फी लगता है, ईयरली फीस भी लगता है, फी कोर्स भी लगता है, पर वो नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल है। इतना नॉमिनल है कि कोई भी उसे अफोर्ड कर सकता है। लेकिन मुद्दा वही है ना कि हम उस नॉमिनल को एक ब्रांड बनाकर उसको हम लग्जरी की तरीके से बेचना शुरू कर दें, वो पता नहीं, वो हमारे जमीर को गवारा नहीं करेगा। नाविद जैसे जाने कितने बच्चे हैं जो देश से पता नहीं क्या बड़ा परिवर्तन करेंगे हेल्थ केयर सिस्टम में, उन बच्चों के कारण बायोमेंटर से। मैं आज दिल से ये बात कह रहा हूँ आपसे, मतलब बाई हार्ट ये बात कह रहा हूँ कि अब मैं सब देख चुका, मैं सारे लोगों के ऑफर चुन चुका, सब देख चुका, मैं सब कुछ ऑलमोस्ट टर्म शीट साइन होने के लेवल तक था, बट आई रिफ्यूज दैट ऑफर। पूरे तमाम मेरी टीम बोलते जा रहे सर ये कर लो, वो बढ़िया कर लो। आई रिफ्यूज दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता कहीं ना कहीं कि इमोशंस कैन नॉट बी सर्व्ड, बेच नहीं सकते उसका, ठीक है। अनमोल है, सूर्य है, झरना है, हवा है, कैसे मोल लगाएंगे इसका, ठीक है। तो चलो आज इतना ही, मिलते हैं कल, फिर बात करेंगे आगे। बाय बाय।